बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है? क्या ये जो जस्टिस मंसूर साहब को एक इंतकाम का दौरा पड़ा हुआ है, वो नोटिस वापस लेकर तौहीन अदालत का और नोटिस वापस लेकर उस छेड़कुनी बेंच को गैर मुअस्सर करेंगे जिसने 1 बजे समाअत करनी है इस मामले की, या वो फुल बेंच बनाने का आर्डर देंगे? तो क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, तो ये सामने है। जो नज़र आ रहा है कोई ना कोई खुड्डे लाइन लगने वाला है। दूसरा हमारा मौजू होगा बिलावल के बयान पर पीटीआई और उसके हामी जज क्यों परेशान हैं। ये तवक्को लगाई जा रही है कि अमेरिका खुद पाकिस्तान से इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सऊदी अरब से वो ये दरख्वास्त कर सकता है, ये उसे तजवीज़ पेश कर सकता है कि वो इमरान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। तो सऊदी अरब किस हद तक तैयार होगा? और फिर यह है कि दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है। पीटीआई जब तक छितर ना खाए तो उसकी तबीयत में सुकून नहीं आता। एक मरतबा फिर उसने छितर खाने की तैयारी कर ली है। और इससे भी अहम मसला ये है कि गंडापुर को इमरान खान ने बुशरा बीबी की शिकायत पर पार्टी की सूबाई सदारत से तो हटा दिया, लेकिन सवाल ये है कि एक आदमी जिसकी गद्दारी पर अब पार्टी के चेयरमैन ने भी मोहर लगा दी है, उसे वज़ीर आला के ओहदे पर कब तक बर्दाश्त करेगा और आखिर उसे वज़ारत आला से हटाने में क्या रुकावट इमरान खान को दरपेश है। लेकिन पहले नाज़रीन एक लतीफ़ा सुन लीजिए। कल सारा दिन पीटीआई का सोशल मीडिया, जिसे मैंने मलक रियाज ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स का नाम दिया है, जश्न मनाता रहा कि देखा इमरान खान की सुनी गई अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी और अब यानी पाकिस्तान को पता चलेगा, अब पाकिस्तान की फ़ौजी जनता को पता चलेगा कि इमरान खान को रिहा ना करने का क्या मतलब है। तो नाज़रीन ये लतीफ़ा इसलिए है कि अमेरिका ने इसराइल और मिस्र को छोड़कर बाकी तमाम ममालिक की जिनकी वो मदद करता रहा है, वो मदद उसने बंद कर दी है 90 दिन के लिए, एक आर्जी मुद्दत के लिए। और इस मुद्दत के दौरान वो फिर फैसला करेगा कि किसको मदद बहाल करनी है और किसकी बहाल नहीं करनी। तो ये सारी दुनिया के मुल्कों पर पाबंदी है। तो गोया पीटीआई ये कहना चाहती है कि ट्रंप को इमरान की गिरफ्तारी का इतना गुस्सा है कि उसने पूरी दुनिया को ही भून डाला। जिस तरह वो हम जुनूनी कातलों की खबरें पढ़ते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, तो गुस्सा उसको अपनी मंगेतर की बेवफाई पर था या बीवी की बेवफाई पर था या किसी एक आदमी, किसी एक अफसर से उसका गुस्सा था, लेकिन वो बंदूक लेकर, मशीन गन लेकर निकल गया और जो सामने आया उसे भून डाला। तो ये पीटीआई ये बताना चाहती है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई पर इतने गुस्से में है कि उसने सारी दुनिया की मदद बंद कर दी है। दूसरा लतीफ़ा इसमें यह है कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका पहले ही बंद कर चुका है। यानी वो कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में हमें एक भारी रकम मिलती थी, कौमी ख़जाने में तो नहीं आती थी, जर्नैल ही खा जाते थे। पहले मुशर्रफ खा जाता था सारी की सारी रकम। मुशर्रफ ने तो खैर इस मुल्क का कोई शोबा नहीं छोड़ा जहाँ से उसने करप्शन न की हो। फिर उसके बाद कियानी साहब और उनके साथी खा जाते थे। फिर वो रियाल शरीफ आया, फिर वो और उसके साथी खा जाते थे। फिर वो अफगान जंग का स्यापा ही निमट गया, मामला ही ख़त्म हो गया, तो वो कोलिशन सपोर्ट बंद हो गई और अब पाकिस्तान अमेरिकी मदद के बग़ैर ज़िंदा है। पाकिस्तान को एक बहुत छोटी सी मदद यूएसएड की तरफ से मिलती है इंसानी तरक्की के हवाले से। इंसानी शोबे में जो तरक्याती काम होते हैं वो इतनी मामूली रकम है कि उसका मिलना ना मिलना बराबर है। मसलन 2024 में अमेरिका ने जो पाकिस्तान की मदद की वो थी $16 मिलियन, $1,60,00,000। तो इतनी थोड़ी मदद के बंद होने पर अगर पीटीआई ये समझती है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंच जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि पीटीआई वालों को पता है कि ये इतनी थोड़ी रकम है कि ये इसका बंद होना या ना बंद होना कोई मायने नहीं रखता। कोई यूनेस्को किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं, यूनेस्को की मदद से कोई तालीमी, कोई इस तरह के आसार कदीमा की खुदाई, इस तरह के मामलात में अमेरिका मदद करता था, तो वो ना करे भाई। और ये मदद भी सुकड़ती जा रही है। पहले ये $3-4 करोड़ भी मिली एक मरतबा, फिर $1.5 करोड़ मिली, अब और कम हो गई। तो ये मदद है जिसका स्यापा पीटीआई ने डाला हुआ है कि ट्रंप ने अब दो झूठ फैला रहे हैं। एक तो ये है कि ये इमरान खान की वजह से बंद की गई है, और दूसरी ये है कि
बड़ी भारी रकम है पाकिस्तान को। अमेरिका पाकिस्तान की मदद कब का बंद कर चुका है। अमेरिका के पास है पाकिस्तान पर मालियाती दबाव डालने का एक ही तरीका है, और वो है IMF से कहकर मदद रुकवाना, जिसका कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है, दूर दूर तक इम्कान कोई नहीं है। तो वो सऊदी अरब वाला पॉइंट भी मैं इसी मद में शामिल कर देता हूँ, बजाय कि आगे चलकर हम बात करें। इसमें दो बातें हैं। एक तो खैर सऊदी अरब के ताल्लुकात ट्रंप से बहुत ही कमाल दर्जे के हो गए हैं। मसलन सऊदी अरब ने $600 अरब अमेरिका में सरमायाकारी करने का फैसला किया है, और ट्रंप इस पर बगले बजा रहा है, जश्न मना रहा है। और मेरे ख्याल में ट्रंप को हालिया दिनों में जो सबसे अच्छी खबर मिली है वो यही है, और इतनी बड़ी खबर की उसे तवक्को नहीं थी। तो इसका एक ज़िमनी नतीजा ये होगा कि अब अमेरिका या ट्रंप सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए वैसा दबाव नहीं डाल सकते। ये बात याद रहे कि अमेरिका सऊदी अरब की कोई ऐसी माली मदद करने की पोजीशन में नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर वो सऊदी अरब पर दबाव डाल सके। सऊदी अरब पर दबाव डालने का एक हथकंडा ईरान था, वो रास्ते से हट चुका है। अब सऊदी अरब के सामने अमेरिका का कोई दबाव मुअस्सर किस्म का हमें पड़ता नज़र नहीं आता, ना ही उसकी गुंजाइश है। उल्टा अब ट्रंप जो है वो सऊदी अरब का ममनून हो गया है, इतनी भारी सरमायाकारी। तो वो अब पहले की तरह धमका कर सऊदी अरब से बात नहीं करेगा, क्योंकि ये भारी सरमायाकारी भी एक तरह की रिश्वत होती है, क्योंकि उस मुल्क को फ़ायदा पहुँचता है। और रहा इसका दूसरा पॉइंट कि अमेरिका सऊदी अरब से कहेगा कि इमरान खान पर हाथ हौला रखो। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये बात नोट कर लीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अमेरिका इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करे। वो इस तरह का बयान दे सकता है अगर कभी दिया या आया दफ्तर खारजा की तरफ से या किसी की तरफ से कि इमरान खान पर जो मुकदमात चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके दौरान इस अमर को यकीनी बनाया जाए। तवक्को के अंदाज़ में कहा जाएगा कि हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ और आइन और कानून के मुताबिक सलूक करने का जो है वो ख्याल रखेगा। इस तरह का बयान ज़रूर आ सकता है। रहा सऊदी अरब वाली बात, तो एक बात ऐसी है जो आप सब जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, PTI भी जानती है, कि सऊदी अरब वो मुल्क है जिसकी क़यादत इमरान खान का नाम सुनकर थूक देती है। यानी वो मुहज़्ज़ब लोग हैं, गालियाँ नहीं देते। तो गालियाँ देने के बजाय यानी अगर कोई दूसरा मुल्क हो तो इमरान खान का नाम सुनकर वो गालियाँ देने लगे। सऊदी अरब गालियाँ नहीं देता, लेकिन वो यानी अपना रवैया इस तरह ज़ाहिर करते हैं, इतनी नफ़रत से इमरान खान का नाम सुनते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि नाम सुनकर थूक दिया, तो इस तरह की हरकत करते हैं। और उसकी वजह सबको पता है कि इसने सऊदी अरब में बैठ कर शाही मेहमान खाने में, यानी जो VVIP इनका मेहमान खाना होता है, पूरा एक महल होता है, गेस्ट हाउस, यानी वो पाकिस्तान में जिस तरह के गेस्ट हाउस होते हैं इस तरह का नहीं होता, बड़ा शाही किस्म का होता है वो। उसमें बैठकर इसने सऊदी वली अहद जो अमलन सऊदी अरब के बादशाह हैं, अमलन वही इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इसने गालियाँ दी, उसका तमस्खुर उड़ाया, और ये अल्फाज भी कहे कि इसकी शक्ल ऐसी है कि देख कर दिल करता है कि मैं इसको थप्पड़ मारूं। ये इमरान खान के अल्फाज थे, गालियों के अलावा गंदा जहन, गंदा दिमाग, गंदा दिल और गंदी ज़ुबान। तो ये इमरान खान की 4 खुसूसियात तो आप जानते हैं, और इनकी बुनियाद पर इसने यानी नशे में था, कोकेन ज़्यादा चढ़ा ली थी, क्या हुआ था वल्लाह आलम, लेकिन इसने ये गालियाँ दी। और ये खबर लीक इस तरह हुई कि वो सऊदी अरब को जब ये ऊपर पहुँची कि जनाब उन्होंने तो ये कुछ कहा है, तो उसके बाद फिर ये बात अमले तक पहुँची, जहाज़ों के अमले तक, कभी इसको उतार कर फेंको इस गधे को। तो इस गधे को दुलत्ती मार कर जहाज़ से उतारा गया। वो इबरतनाक, शर्मनाक, रोने वाला मकाम है कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक हुआ। तो क्या ख्याल है कि सऊदी अरब का कोई भी शाही ख़ानदान का रुकन, इसकी हुकूमत का कोई रुकन, इसकी अवाम का कोई, मीडिया का, इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी आदमी इस बात को भुला सकता है? तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका, अगर मैं तो कहता हूं कि अमेरिका कभी किसी भी मुल्क से नहीं कहेगा कि वो कोई किरदार अदा करे, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर वो किसी मुल्क से किरदार अदा करने के लिए कहेगा, तो क्या उसको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि सऊदी अरब इसके लिए कम से कम सबसे जो गैर मौजूद मुल्क है इमरान खान की सिफारिश करने के लिए, वो सऊदी अरब होगा। तो नाज़रीन, ये किस्सा। दूसरा, अब ये जो कल 9 बजे PTI वाले इतला दे रहे हैं, जो तर्जमान है इसके मंसूर क्या है, रफड़ डालने वाला,
کہ कल ये 9 बजे 9:30 बजे इनके बेंच का वो कार्रवाई शुरू होगी और ये बेंच कोई ना कोई फैसला सुना देगा। मामला क्या है, पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि जब इसने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बना दिया है, उस रिट पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार ने दायर की थी कि मुझे इन 2 जजों ने, मंसूर रफड़ी ने और इसके साथी ने तौहीन अदालत का शो काज नोटिस दे दिया, तो ये नाजायज़ है और बेबुनियाद है। उसकी पूरी कहानी दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो उसको मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रात गए ये ऐलान किया कि 6 रुकनी बेंच पीर को 1 बजे समाअत करेगा। ये खबर जब मंसूर तक पहुंची तो उसके पांव से ज़मीन निकल गई कि अब वो क्या करे। फैसला इसने महफूज कर रखा था, जुमे को इसने सुनाना था, जुमेरात की रात को इसे खबर मिली तो ये भागा गया इनके पास, चीफ जस्टिस के पास, या फरीदी के पास, और कहा कि ये क्या कर दिया आपने, इसको आप ये इजलास मनसूख करें। उनका काज लिस्ट बन गई है। उनका फिर वो ये 2 जज जो हैं जो आइनी बेंच में भी शामिल है, इनको निकालें क्योंकि ये तो फरीक है। तो उन्हें जवाब दिया गया फरीक तो आप भी हैं, क्योंकि 26वीं तरमीम से अगर उनको फ़ायदा हुआ है तो नुकसान आपको हुआ है। तो अगर वो नहीं बैठ सकते तो फिर आप भी किसी बेंच में इस हवाले से किसी बेंच में नहीं बैठ सकते। तो वो इसका मन्नत तरला जो था नाकाम रहा और उसकी घबराहट की वजह से इन्होंने फिर वो फैसला जुमे को जारी नहीं किया और फिर अपने इन तर्जमानों को, यानी मलक रियाज ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स को बताया कि आज और कल हम फैसला नहीं सुनाएंगे, उसके बाद सुनाएंगे। बात से मुराद पीर। तो भाई फैसला क्यों नहीं सुनाया? अगर महफूज कर लिया था तो क्यों नहीं सुनाया? तो पता ये चला कि अब उस फैसले में तरमीम होगी और उस नोटिस को वापस ले लिया जाएगा जिस पर 6 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है। और इनका ख्याल है कि जब नोटिस वापस होगा तो 6 रुकनी बेंच गैर मौसर हो जाएगा और उसका इजलास नहीं होगा। ये अगर PTI के ये जो मलक रियाज के ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स हैं, इनका अगर ये ख्याल है तो ये ज़ाहिर बचकाना ख्याल है। कोई रिट वापस होने से बेंच गैर मौसर नहीं होता, बेंच अपनी कार्रवाई करता है। मसलन बेंच ने कार्रवाई ख़त्म करनी है ना, किसी ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली तो बेंच कार्रवाई ख़त्म कर देगा, लेकिन कैसे ख़त्म करेगा? बेंच का इजलास होगा, अदालत लगेगी, अदालत में बाकायदा समाअत होगी ज़ाब्ते के तहत, और समाअत में ये फिर जब बताया जाएगा कि मौसूफ ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है तो फिर ये बेंच करार देगा कि हाँ इसने चूँकि दरख्वास्त वापस ले ली है इसलिए मामला निपटाया जाता है। यानी मामला निपटाने के लिए भी इजलास का होना ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है कि रजिस्ट्रार कह देगा कि चूँकि उसने दरख्वास्त वापस ले ली है लिहाजा अब ये काज लिस्ट में जो ये पॉइंट था ये मनसूख किया जाता। ऐसा नहीं होगा। बेंच की समाअत होगी और बेंच फैसला करेगा कि ये शो काज नोटिस जारी क्यों किया गया था। और दूसरी बात, यही मलक रियाज ग्रुप ऑफ यूट्यूबर बता रहा है कि मंसूर साहब हैं ये 26वीं तरमीम पर फुल बेंच बनाने का आर्डर जारी करेंगे। अगर आर्डर उन्होंने जारी किया तो ये उनकी एक और हमाकत होगी। 6 रुकनी बेंच उस आर्डर को अनडू कर सकता है और वो कर देगा, मेरा ख्याल है। जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है और जो मुझे बताया जा रहा है कि वो अनडू कर देगा। मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि मुझे अदालत से ये खबर मिली है, ये उन लोगों की मैं खबर बता रहा हूँ जो इन मामलात को समझते हैं और कानूनी हलकों में उनकी बाखबर हवाले से भी राब्ताकारी रहती है। तो ये इस सूरत में होगा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मंसूर चूँकि इंतकाम में पागल हो रहा है, हत्थे से उखड़ गया है, जहनी तवाज़ुन पर फ़र्क पड़ा है क्योंकि 26वीं तरमीम से इसके सारे ख्वाब वो रुल गए हैं, तो इसलिए वो इंतकाम में पागल होकर कुछ भी कर सकता है। ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच ये है कि सिर्फ इंतकाम का मसला नहीं है, एजेंडे का भी मसला है। आपने देखा कि पहले मलक रियाज हरकत में आया, उसके बाद इन्होंने ये फ़ैसला सुनाने का अपने यूट्यूबर्स को इंदिया दिया कि हम फुल बेंच बनाने का आर्डर दे सकते हैं। इससे पहले ये बात नहीं थी। तो मलक रियाज कहाँ से डोरियाँ हिलाता है वो आप सब जानते हैं, और किन किन की डोरियाँ हिलाते हैं ये भी आप सब जानते हैं। अब मलक रियाज की शामत तो आ गई है, कितना अरसा लगता है उसकी शामत में ये हम देखेंगे। तो मलक रियाज ग्रुप ऑफ जजेस, उनकी भी शामत आ गई, और मुझे ये कहने में कोई अंदेशा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा कि जनाब ये मौसूफ जो है रफड़िया साहब, ये बहुत जल्द खुड्डे लाइन लगने वाले हैं। और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया
جس کی انہوں نے مذمت کی۔ ملک ریاض گروپ آف یوٹیوبرز نے بہت زیادہ گالیاں دیں، جس طرح وہ قاضی اسفاعی عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، جس طرح وہ اب یہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو دیتے ہیں، وہ سب گالیاں بلاول کو بھی انہوں نے دینا شروع کر دی۔ بلاول نے کہا کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ کل چھپا تھا اور پرسوں بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ترمیم کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے، اور اگر کسی نے اس ترمیم کو ختم کیا تو اس بات کو، اس فیصلے کو مانا نہیں جائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں مانا جائے گا، کسی بھی سطح پر نہیں مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے عدلیہ کے اندر سے ہی غالب امکان یہ ہے کہ چھیرکنی بینچ ہی اس کو انڈو کر دے، کوئی نہیں مانے گا۔ بلاول نے یہ بات بالکل درست کہی، اور یہ ایک میسج دے دیا ان اتھرے ججوں کو جو عمران خان کے ایجنڈے پر پاگل ہوئے پھرتے ہیں، کہ ان کو میسج دے دیا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اگر مزید بے عزت ہونا ہے تو ٹھیک ہے، فیصلہ جاری کر دو۔ اب یہ ملک ریاض گروپ آف یوٹیوبر جو ہے وہ اس بات پر پریشان ہے کہ بلاول نے یہ بیان کیوں دیا؟ بھائی اتحادی جماعت ہونے کے ناطے دیا۔ ان کا خیال ہے کہ بلاول کو آرمی چیف نے کہا کہ یہ بیان دو۔ آرمی چیف کسی کو بیان دینے کے لیے نہیں کہتے، یہ اس بات کی خبریں ان کو بھی ہیں۔ وہ ظاہر ہے ان کو جو لائن ہے ان کی، وہ تو 9 مئی کے حوالے سے ہے، 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے انڈائریکٹ ان کی لائن ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ نظام کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیا جائے گا، تو اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی رفڑیا اس ترمیم کو ختم کر کے ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جائے، تو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ بہرحال بلاول پر ان کی گرمی بہت زیادہ ہے، بہت سخت ناراض ہیں، مشتعل ہیں، پریشان ہیں، باقاعدہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کسی کو خارش چھڑ جاتی ہے، وہ بھیڑ کاٹ لیتی ہے تو خارش چھڑ جاتی ہے، پورے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے، جہاں وہ بھیڑ کاٹتی ہے وہاں تو درد ہوتا ہے، لیکن اس کی الرجی پھیل جائے تو پورے جسم میں جلن اور خارش اور وہ دانے نکل آتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت اچھل رہے ہیں باقاعدہ کہ بلاول نے یہ بیان کیوں دیا ہے۔ ویسے یہ بیان میرا خیال ہے وزیر قانون کو دینا چاہیے تھا، لیکن بلاول نے پہل کر دی۔ اب تھوڑا سا ذکر گنڈا پور کا۔ بشرا بی بی نے شکایت کی، اس سے پہلے امریکہ میں معید پیرزادہ ان کا ہے ایک ملک ریاض گروپ آف یوٹیوبرز کا ایک بڑا کھڑ پینچ، اس نے یہ خبر بریک کی کہ جناب یہ جو گنڈا پور ہے یہ تو فوج کا ایجنٹ ہے، فوج سے ملا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کو سزا بھی اسی نے دلوائی۔ اور پھر یہ بات آگے بڑھی، اور پھر بشرا بی بی نے جو ملاقات کی عمران خان سے، اس میں اس نے کہا کہ مجھے اس نے سزا دلوائی ہے، اور ان کی دماغی دیوالیہ پن کی حالت دیکھیں کہ کیسے دلوائی ہے سزا۔ کہا کہ یہ جو گوہر جان اور گنڈا پور ملے تھے نا آرمی چیف سے، تو اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب بشرا بی بی کو 7 سال قید کروائیں، یہ ان کی دماغی حالت ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کو اب یہ پتہ چل چکا ہے، میں نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ملاقات 10 منٹ کی سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن وہ میری اطلاع غلط ثابت ہوئی، ملاقات آدھے منٹ کی تھی۔ ہیلو السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ملکی استحکام، تو عرض یہ ہے کہ عمران خان کو کچھ ہاتھ ہلا رکھے، ان کو پر رعایت کریں، بس یہ انہوں نے ابھی فکر ان کے منہ میں تھا کہ آرمی چیف نے کہا کہ بھائی سیاست پر بات نہیں میں کروں گا، آپ یہ بات حکومت سے کریں، السلام علیکم۔ یہ تو یہ اس میں آدھا منٹ لگا مجھے۔ بہرحال میں نے وہی بتایا جو مجھے پہلے دن اطلاع ملی کہ یہ جو 1.5-2 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور ملاقات 10 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ تو بعد میں پتہ چلا، اب تو سب کو پتہ ہے کہ 10، 15، 20 یا 25 سیکنڈ کی ملاقات ہوگی، اس سے زیادہ کی ملاقات نہیں تھی۔ تو اس 20-25 سیکنڈ کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب بشرا کو سزا دے دے، تو انہوں نے کہا اچھا میں سزا دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جاتے ہی انہوں نے جج کو فون کر دیا کہ بھائی بشرا کو بھی 7 سال سزا سنا دو۔ یہ دماغی دیوالیہ پن کی انتہا ہے۔ بہرحال عمران خان نے بشرا کا اعتبار کرتے ہوئے، اور ویسے بھی اس کے پاس کافی عرصے سے رپورٹیں پہنچ رہی تھیں، ہمارے ویڈیو میں اکثر ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گنڈا پور فوج کا ایجنٹ ہے، ڈبل ایجنٹ ہے۔ تو عمران خان نے بہرحال اس کو نکال دیا، پارٹی قیادت سے اس کو نکال دیا، اب اس کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اب شاید وہ کور کمیٹی کا بھی ممبر نہ رہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، اور میں نے کئی ہفتے پہلے، شاید 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ عمران خان گنڈا پور کو نکالے گا تو کیسے نکالے گا۔ اصولی طور پر تو بڑا آسان کام ہے، لیکن عملی طور پر یہ بڑا مشکل ہے۔ اصولی طور پر آسان یہ ہے کہ پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کی 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے، عمران خان ایک اشارہ کرے گا، 1 منٹ میں عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو 2/3 ووٹ اس کے خلاف نہیں پڑیں گے۔ گنڈا پور نے اپنا ایم پی ایس کا گروپ ایک بہت مضبوط بنا لیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثریت اس کے پاس ہے۔
تو تحریک عدم اعتماد کا پاس ہونا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جو مسئلہ کھڑا ہوگا وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کھڑا ہوگا۔ گنڈا پور جائے گا تو پھر عمران خان کا آدمی نہیں آئے گا، پھر گنڈا پور ہی جیسا کوئی آدمی آئے گا۔ اس لیے عمران خان گنڈا پور کو نہیں ہٹائے گا، اور یہی بات سلمان اکرم راجہ نے بھی کہی کہ ہم نے اس کو صدارت سے ہٹایا، وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نہیں ہٹائیں گے، بھی ہٹا بھی نہیں سکتے تم۔ باقی یہ مت سمجھیے کہ میں گنڈا پور کی تعریف کر رہا ہوں، گنڈا پور چاہے حج بھی کر کے آ جائے نا، یہ غنڈہ ہے اور غنڈہ رہے گا۔ ہر غیر انسانی جرم اس نے کیا ہے، یہ انسانیت کی سطح سے نیچے گر کر اخلاقی پستی کی پاتال میں گرا ہوا ایک شخص ہے، جس کو ریاست استعمال کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ریاست نے ہر ہتھیار استعمال کرنا ہوتا ہے، اپنے جو بھی ان کے سامنے منظر ہوتا ہے کیسے معاملات کو سنبھالنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنڈا پور کوئی پاک صاف آدمی ہے۔ یہ انتہائی نجس اور پلیت آدمی ہے، اس سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ اخلاقی اعتبار سے دوسرا عمران خان ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔